सुप्रभात बच्चों। ये हिंदी की कार्यपत्रक 59 है। बच्चों, आपकी दूसरी पुस्तक कृतिका है, उस कृतिका का पाठ है, पहला पाठ माता का आंचल। आपको ऑनलाइन क्लास में तो ये लेसन पढ़ाया जा चुका है, लेकिन वर्कशीट के थ्रू अभी तक ये लेसन नहीं आया था, ये पहली बार आ रहा है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का आंचल का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके रचयिता हैं शिव पूजन सहाय। इस तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और वर्कशीट भी आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। यह पाठ उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण। सन 1926 ईस्वी में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। 1926 में पहला आंचलिक उपन्यास क्या होता है? जो अंचल विशेष की भाषा का प्रयोग करके अंचल विशेष की संस्कृति, समाज की धार्मिक, आर्थिक रूढ़ियों, रीतियों को बताता हुआ जो उपन्यास लिखा गया है उसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल या क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। हिंदी साहित्य में स्मरण शिल्प में लिखा गया यह पहला उपन्यास माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया भी पहला उपन्यास है और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी है। स्मरण शिल्प कहने का तात्पर्य है अपनी स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित घटनाक्रमों के आधार पर लिखा गया। इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण अंचल में, गांव में लोग कैसे रहते हैं, कैसे कैसे खेल होते हैं, लोगों के संबंध कैसे होते हैं, लोगों का व्यवहार, चरित्र कैसा होता है, उस सब का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल मतलब उत्सुकता, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें बहुत ही जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसा लग रहा है वाकई हम किसी गांव में पहुंच गए हैं। इस पाठ में बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का सजीव और रोचक चित्रण किया गया। बच्चों की मानसिक स्थिति कैसी होती है, उनके मन में कौन कौन से भाव उठते हैं, बचपन में वो क्या क्या सोचते हैं और क्या करना चाहते हैं, उसका वर्णन करने के साथ साथ एक परिवार में माता और पिता किस प्रकार से बच्चे का लालन पालन करते हैं, क्या क्या बातें माँ ध्यान में रखती है, उस सब का वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पाठ में एक बालक जिसे पिताजी प्यार से भोलानाथ कहते थे और उसका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ ने अपने बचपन की कुछ स्मरणों का उल्लेख करते हुए माता पिता और उनके स्नेह से सिंचित बचपन का वर्णन किया है। यहाँ पर एक बच्चे के बचपन का चित्रण किया गया है। आपको बच्चों, मैंने पहले भी लेसन पढ़ाते समय समझाया था कि भोलानाथ रात में अपने पिता के साथ सोता था। पिता सुबह उठकर भोलानाथ को उठाते और नहला धुलाकर अपने साथ ही पूजा पर बैठा लेते थे। पिता उसके ललाट पर 3 आड़ी अथवा अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाकर भभूत का तिलक लगाते थे। बाबूजी तथा माँ को मैया कहकर पुकारते थे। उसके सिर पर लंबी लंबी जटाएं थीं। बाबूजी के रामायण पाठ करते समय भोलानाथ आईने में अपना मुंह निहारते थे। आपको ये भी बताया है कि भोलानाथ के बाबूजी कभी कभी उससे कुश्ती भी लड़ते थे। वे जानबूझ करके भोलानाथ के बल को बढ़ावा देते थे। पिता अपने पुत्र को अपने हाथ से भात भी खिलाते थे, परंतु माँ को संतुष्टि नहीं मिलती थी। माँ उससे कहती कि तुम थोड़ा थोड़ा खिलाते हो। हर घर में यही होता है बच्चों कि माँ को कभी भी तसल्ली नहीं होती कि मेरे बच्चे का पेट भर गया है। फिर माँ गली से पकड़ कर बच्चे को लाती थी भोलानाथ को, जिसका कि वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था। भोलानाथ को ले आती थी और एक चुल्लू भर करके कड़वा तेल उसके सिर पर डाल देती। आज के ज़माने में कोई बच्चा अपने सिर पर इतना तेल लगवाएगा, लेकिन ग्रामीण अंचल की जिस समय की ये कहानी है, उस समय उसके सिर पर एक चुल्लू कड़वा तेल डाल देती थी, नाभि पे भी और ललाट पर भी। ललाट मतलब माथा होता है। काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथ देती थी। वो कहते हैं कि नाभि पर यदि कड़वा तेल लगा दिया जाए तो बच्चे के होठ लाल रहते हैं, तो इसलिए माँ नाभि पर भी लगाती थी और ललाट पर काजल की बिंदी लगा देती थी। और बालक भोलानाथ इस बात पे बहुत रोते थे। बालक भोलानाथ अपने मित्रों के साथ मिलकर घर के चबूतरे के कोने पर तरह तरह के नाटक खेला करते थे। कभी वो मिठाई की दुकान लगाते जिसमें ढेले के लड्डू होते, पत्तों की पूरी कचौरी होती, गीली मिट्टी की जलेबियाँ होती,
फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाते थे। आप ये देखो, साधन न होते हुए भी वो बच्चे किस प्रकार से तरह तरह की दुकानें लगाते थे। कभी कभी बारात का जुलूस निकालते थे, कनस्तर का तंबूरा बना लेते, टूटी चूहेदानी की पालकी बना लेते और समधी बनकर बकरे पर बैठ जाते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में लाकर दरवाजे पर लगा देते थे। इस प्रकार के अनेक छोटे छोटे नाटकों का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। कभी कभी ये झूठ मूठ की खेती भी करते थे। उनकी मित्र मंडली खेती करने की सूझती उसको तो वो क्या करते, चबूतरे को खेत बना लेते, कंकड़ों को बीज और बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए तथा पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर नहीं लगती क्योंकि झूठ मूठ की फसल होती थी और हाथों हाथ फसल काट भी लेते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंदते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठे थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? फिर सब खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हर खेल में, चाहे वो मिठाई की दुकान लगा रहे हैं, चाहे वो जो है बारात का जुलूस निकाल रहे हैं, चाहे वो खेती कर रहे हैं, पिताजी उनके हर खेल में शामिल रहते थे। क्या आज के शहरों में ऐसा होता है कि आप जो खेल खेलते हैं तो पिता आपके साथ साथ खेलते हैं? नहीं, आज उनके पास समय नहीं होता। बचपन में ये बहुत शैतानियाँ भी करते थे भोलानाथ जी। जब कभी किसी दूल्हे की आगे आगे पर्दे वाली पालकी देख लेते तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कन्या हमार मेहरी। अर्थात कि जो सबसे पुरानी अरहर की दाल होती है, रहरी का मतलब है अरहर की दाल, जितनी पुरानी अरहर की दाल होती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। तो डोली में जो कन्या जा रही है वो हमारी औरत है। इस पर एक बूढ़े वर ने बालक भोलानाथ को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। तो उसके बाद इनको उस व्यक्ति से चिढ़ हो गई थी। तो चिढ़ाने की सज़ा क्या हुई? जब कभी आम की फसल के समय आंधी आती थी, आम पेड़ों से गिरते थे, तब भोलानाथ अपने मित्रों के साथ बागों की तरफ चला जाता। एक बार उनकी इस शिकायत को स्कूल के मास्टर जी ने घर तक पहुंचा दिया और भोलानाथ की खूब खबर ली गई। भोलानाथ के पिता यह खबर सुनकर पाठशाला आए और अपने बालक को पुचकारने तथा फुसलाने लगे। मतलब बच्चे ने गलती करी है फिर भी उसको पिताजी डांट नहीं रहे हैं। भोलानाथ ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। पिता ने अपने पुत्र हेतु गुरु जी से विनती की और उसे लेकर घर की तरफ आ गया। एक बार इन्होंने एक और नया खेल खेला। इनकी साथियों ने मिलकर के एक टीले पर जाकर सारे मित्र चूहों के बिल में पानी डालने लगे। तभी उस बिल में से एक सांप निकल आया। सभी मित्र रोते चिल्लाते बेतहाशा भागे। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। जब भोलानाथ घर में घुसा, उसके पिता हुक्का पी रहे थे। उनके बुलाने पर भी बालक भोलानाथ उनके पास नहीं गया, सीधे माँ की गोद में जाकर उसके आंचल में छिप गया। बार बार पिता आकर पूछते और उसके बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और माँ की गोद में जाकर उनके आंचल में छिपे रहे। उसी समय उनके पिता भी बार बार दौड़े हुए आए और आकर मैया की गोद से लेने की कोशिश करने लगे, लेकिन बालक भोलानाथ ने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा और माँ से चिपका रहा। तो इससे बच्चों क्या पता चलता है कि जब मुसीबत का समय आता है तब बच्चा चाहे कितना भी पिता के साथ खेलता हो, उनके साथ बातचीत करता हो, शैतानियाँ करता हो, लेकिन जब मुसीबत का समय आता है तो छाँव कहाँ पे ढूंढता है? माँ के आंचल में, माँ के पास ही उसको सुरक्षा महसूस होती है। अब आते हैं बच्चों, ये हम प्रश्नोत्तर करते हैं। माता का आंचल पाठ कहाँ से लिया गया है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? ये पाठ कहाँ से लिया गया है? ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि देहाती दुनिया से लिया गया है। ये पाठ देहाती दुनिया से लिया गया है और देहात शब्द का अर्थ है ग्रामीण। 1926 में प्रकाशित यह हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहात शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका विलोम शब्द लिखिए। देहात शब्द का मतलब है कि गांव, ग्रामीण क्षेत्र, और देहात का उल्टा क्या होगा? ग्रामीण का शहरी होता है तो देहात का क्या हो जाएगा? उल्टा शहर हो जाएगा। आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है? आंचलिक शब्द से क्या अभिप्राय है? अब यहाँ पर आप देखो बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा कि आंचलिक शब्द से किसे कहते हैं। आंचलिक शब्द से अभिप्राय है एक अंचल क्षेत्र विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिवेशों का चित्रण करना। ठीक है,
तो आंचलिक का तात्पर्य अंचल विशेष की संस्कृति का घटनाओं का वर्णन करना। इस पाठ में किन किन बातों का सजीव और रोचक चित्रण किया गया है। इस पाठ में ये स्मरण शिल्प है, तो इस पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि का प्रसंग इसमें जीवंत हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है सचमुच हमारे सामने ये घटना घटित हो रही है। अपने परिवार या आसपास के किसी छोटे बच्चे की दैनिक गतिविधियों को ध्यान से देखिए, उसकी कुछ प्रमुख क्रियाकलापों या दिनचर्या को लिखिए। आपके आस पड़ोस में भी छोटे बच्चे होते होंगे, तो आप किसी भी छोटे बच्चे की दिन भर की गतिविधियों को देखिए कि वो सुबह उठता है तो क्या करता है, माता पिता के साथ कितनी देर रहता है, स्कूल जाता है या नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है तो घर में माँ बाप कितना उसके साथ रहते हैं, उसके साथी कितनी देर उसके साथ रहते हैं, उसका व्यवहार कैसा रहता है। तो सारी क्रियाकलापों को आपको लिखना है। बच्चों, ये लेसन आपको दूसरी बार अब समझाया जा चुका है। इस पूरे पाठ में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि शिव पूजन सहाय द्वारा रचित ये जो पाठ है माता का आंचल, इस पाठ में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि बच्चा सारे क्रियाकलाप दिन भर पिता के पास रहता है, दिन भर पिता के साथ खेलता है, हर कार्य में पिता के पास जाता है, पिता उसको हर समस्या से उबारता है। लेकिन उसके पश्चात भी बच्चे को जब समस्या आती है, सांप को देखकर जैसे वो परेशान हुआ, घबरा गया, तो माता की आंचल में छिप जाता है। दूसरी बात आपको ये बताई गई है कि माँ को कभी भी अपने बच्चे को खिलाने से तृप्ति नहीं होती। कोई दूसरा खिलाता है तो माँ को लगता है मेरा बच्चा भूखा रह गया है, और इस प्रकार से माँ जब तक अपने हाथ से कौर नहीं खिला लेती तब तक उसको तसल्ली नहीं होती है। बच्चों के बारे में ये बताया गया कि बच्चे हर प्रकार के खेल खेलते हैं। कई खेल ऐसे होते हैं जिस खेल से उनको नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि सांप बाहर निकल आए बिल में पानी डालने से। तो हमें अपने बच्चों को, परिवार के बच्चों को इस बात की सीख देनी चाहिए। आपको आपस में भी एक दूसरे को बताना चाहिए कि खेल को खेल तक ही रखना चाहिए, कहीं वो मुसीबत ना बन जाए। तो ऐसे खेल ना खेलो जिससे कि कोई जीव जंतु हमारे को हानि पहुंचा दें। तो बेटा, आपको इस लेसन को अच्छे से पढ़ करके इसके प्रश्न उत्तर आप पहले कर चुके हो, अब इसको याद भी कर लेना, ठीक है।